अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जनाब आप अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ जनाब अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने के हवाले से जो इक़दाम हम आपको बताते रहते हैं, जो SOPs हम आपको बताते रहते हैं, आप उनका भी ख्याल रख रहे होंगे। और साथ ही साथ आपकी सुबह का खुशगवार जो सुबह है उसका आगाज़ भी बहुत खुशगवार हुआ होगा। और ऐसे ही दुआ है हमेशा कि आपका दिन अच्छा गुजरता रहे, ना सिर्फ दिन बल्कि जो महीने और साल है ना, बल्कि तमाम ज़िंदगी आप ऐसे ही कामयाब गुज़रे आपकी। और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि याद रखें कि ज़िंदगी में जो असल खुशी है ना वो ख़ुद को मनवाने से होती है और उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ रास्ते ख़ुद ही बनाना होते हैं, जिसमें आपकी अपनी कुछ कोशिशें होती हैं, अपनी काविशें होती हैं, आपका अपना फ़ैसला होता है। बात यह है कि ज़िंदगी में कभी दूसरों का बताया हुआ रास्ता नहीं चुनना चाहिए। कोशिश करें कि अपना रास्ता ख़ुद बनाएं। मुमकिन है कि किसी की नज़र में ये बगावत हो, मुमकिन है कि इस सफ़र में आपको तनकीद का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़े, लेकिन ये सब आगाज़ की बातें हैं। जैसे जैसे आप कामयाब होने लगते हैं ना, ये बातें जो है, ये तनकीद जो है, ये तारीफ़ और कामयाबी में बदल जाती है। क्योंकि जो सफ़र आप अपनी मर्ज़ी से तय करते हैं वो आपको आपके ख्वाबों से मिलवाता है और वही ऐसा सफ़र होगा जो आपको बिलाखिर आपकी अपनी ज़ात से भी मिलवाएगा। एक आम सी बात समझने की कोशिश करें, जहाँ रास्ता पहले से मौजूद हो उस पर चलना आसान है कि मुश्किल है? ऑब्वियसली आसान है, इसीलिए ज़्यादातर लोग उसी समत में जाते हैं। मगर ऐसा कोई होता है जो अपने लिए नई राहों का इंतखाब करता है और उनकी तरफ चलता है और वही बाद वालों के लिए एक मिसाल भी कायम करता है। और उनका रास्ता मुश्किल और कठिन ज़रूर होता है, मगर यकीन माने कि यही वो लोग होते हैं जो दुनिया में गैर मामूली काम करते हैं। उन्हें देर तो ज़रूर लग जाती है, मगर यही देर उन्हें बाकियों से अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। और ज़िंदगी का ना एक बड़ा प्यारा सा असूल होता है कि महफूज रास्ते, रवायती ख्वाब, सब जैसे तरीके आपको सब जैसा ही बनाएगा, आम और मामूली। और वो ख्वाब, वो सफ़र, वो फ़ैसला जो अनोखा होगा, जो पिछले तमाम लोगों की नज़रों से परे होगा, वो आपको एक बड़ा इंसान बनाएगा। और नौजवानों को ये समझना चाहिए कि जितनी भी बड़ी मिसालें हैं उनके पीछे कोई ना कोई अनोखी दास्तान है, उनकी कोशिशें हैं, उनकी काविशें हैं। फिर चाहे वो इकबाल क्यों ना हो, ईदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर, अरशद नदीम हो जाए, यहाँ पे कोई और बड़ा इंसान, ये तमाम लोग बड़े इसलिए बने हैं कि इनके फ़ैसले बड़े थे, इनकी राहें मुश्किल थी, इन्होंने डिफरेंट सोचने की कोशिश की और डिफरेंट करने की कोशिश की। हमारा अलमिया ये है कि हमारे वालिदैन तक हमें यही सिखाते हैं कि रिवायत पर चलो, आसान और महफूज रास्ते चुनो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या किसी अच्छी नौकरी का सोचो। पर अगर कोई वाकई बड़ा इंसान बनना चाहता है ना, तो उसे इन तमाम रिवायात को छोड़कर कुछ नया करना होगा। ये फ़ैसले ही होते हैं जो इंसान को बड़ा बनाते हैं और छोटा भी बनाते हैं। और मुमकिन है कि आप आज अभी यहीं बैठे बैठे कोई ऐसा फ़ैसला कर लें और आपकी जो ज़िंदगी में वो बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ जाए। ऐसा ही होता है कि देखते ही देखते इंसान को एहसास तक नहीं होता और वो गैर मामूली काम करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें मुशक्क़त पसंद होना चाहिए और मुशक्क़त या मुश्किल पसंदी इंसान को ना बड़ा मकाम फ़राहम करती है। तो जितने भी इस वक्त हमें ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं उनके लिए यही नसीहत है कि अपनी इनफरादियत को पहचानो। ज़िंदगी का असल मज़ा ही तब है कि आप अपने अंदर के जौहर को पहचानो, अपनी राहें तराशो, जितनी मेहनत कर सकते हो वो करो, अपनी कहानी खुद लिखो। किसी का वेट नहीं करना है कि वो आके आपकी कहानी लिखे या आपको मोटिवेट करे, आप ख़ुद को ख़ुद मोटिवेट करें, यही बड़ापन होता है। इसीलिए कभी अपने ख्वाबों को मामूली नहीं समझना चाहिए, अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और उसके पीछे अपनी जो है ना ज़िंदगी के राह जो है ना वो हमवार करनी चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था और अभी हमने आगे बढ़ना है। जनाब हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जनाब हरकत में बरकत है
और जदीद दौर में अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा सच बात शायद ही कोई और हो सकती है कि आरामदेह ज़िंदगी के हसूल में ना इंसान ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस किए हैं और ख़ुद को सुकून पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है, मगर इन आसाइशों और आरामदेह ज़िंदगी ने ना हमें मेहनत और मुशक्क़त से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो लेज़ी लाइफस्टाइल है एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मेहनत और हरकत से आ रही ज़िंदगी गुजारने के हमारे ज़हनी, जिस्मानी और इवन दो की माशरती ज़िंदगी पर भी एक गहरे असरात मुरतब होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर की 25% से भी ज़्यादा जो नौजवान आबादी है वो एक इनएक्टिव ज़िंदगी गुजार रही है और दुनिया भर में 60% नौजवान रोज़ाना की दरकार जो जिस्मानी मुशक्क़त है, फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वो भी नहीं कर पाते हैं, जिससे दिल के अमराज पैदा हो रहे हैं, ज़हनी बेचैनी पैदा हो सकती है, इवन दो कि डायबिटीज़ जैसे अमराज भी पैदा होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसको दूर करने के लिए लाजिम है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक कह लें कि चुस्त और तवाना किरदार की तरह ज़िंदा रहें। हर शख्स के लिए लाजिम है कि वो एक हफ़्ते में मुतअद्दिल किस्म की जो जिस्मानी मुशक्क़त है, फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसके लिए कम से कम 3 घंटे निकाले और अपने जिस्म को फ़ॉल रखने के साथ साथ एक क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ा सके। तो इसी मौजू पर हमने बात करनी है कि जनाब ये जो लेज़ी लाइफस्टाइल है इसको हमने किस तरह छोड़ना है और इससे बाहर निकल कर अपने आप को किस तरह एक्टिव बनाना है। जो लोग इनएक्टिव हो चुके हैं कई सालों से फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिहाज से, तो उनको एक्टिव किस तरह बनाना है, इस पर बात करने के लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हाफिज़ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया, आई एम फाइन, गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाफिज़ साहब, लेज़ी लाइफस्टाइल मेरे ख्याल से इज़ अ न्यू ट्रेंड। हर कोई ना कहता है कि हम बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं, ये है वो है। तो अब जो न्यू यंगस्टर्स हैं, न्यू जनरेशन है, उनको किस तरह इस लेज़ी लाइफस्टाइल से निकाल के एक्टिव लाइफस्टाइल में लेकर आना है? अच्छा देखिए, लेज़ी लाइफस्टाइल की वजह से आज बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। हाँ जी। पहले ऐसा नहीं था। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हरकत में बरकत है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 25 से 40% लोग जो हैं वो एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और 60% लोग जो हैं इनएक्टिव लाइफस्टाइल हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक्टिव लाइफ को गुजारने के लिए आपका ब्रेन का हेल्दी होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जब आपका ब्रेन हेल्दी होगा तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा, ब्रेन काम करेगा आपका। ये सुस्ती, काहली, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रेलेवेंट है आपके ब्रेन के साथ। जब तक आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी आपकी। मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। जी जी। इसके लिए ये है कि जब आप मॉर्निंग में आप उठते हैं, उठते साथ बेड के ऊपर ही बैठ के आप फौरी तौर पर कोशिश करें कि बेड से नीचे पाँव ना रखें। 5 से 7 मिनट तक आप बेड के ऊपर ही रहें। अच्छा। बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करें, टांगों को थोड़ा स्ट्रेच करें, बाजुओं को थोड़ा सर के पीछे रख के थोड़ा आपके जो एक्सटर्नल इंटरनल आपके जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव करें और अपने माइंड में अच्छी अच्छी थॉट्स को लाएं, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएं। ठीक है, ना कि आप उठते साथ ही नेगेटिविटी को अपने ना माइंड में ले आए, क्या है फलां ने ये किया था, रात को किसी ने ये किया था, मुझे ये कहा था। देखिए, आपके ब्रेन जो है ना, आप सुबह उठते साथ मॉर्निंग में प्लानिंग ना करें, सिर्फ उसको अच्छी अच्छी वाइब्स दें, गुड पॉजिटिव साइन लेकर आए अपने अंदर, और फिर उसके बाद 5 से 7 मिनट बाद आप अपना पाँव जो है बेड से नीचे रखें। सही। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका ब्रेन एक्टिव होगा। जब आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोचते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं, तो आपके पूरे दिन का प्लान आपके ब्रेन ने करना है। जब आप उठते साथ इसको नेगेटिविटी पे लेकर आएंगे तो सारा दिन मायूसी रहेगी, सारा दिन नाकामी ही रहेगी। अच्छा काम करने के लिए भी वो काम अच्छे नहीं होंगे आपके। जब आपका मॉर्निंग का आगाज़, दिन का आगाज़ अच्छा है तो वो डेफिनेट आपका दिन अच्छा होगा। उसके बाद आपकी जो भी रूटीन है, आप वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत अच्छा करें सुबह मॉर्निंग में। देखिए, आज 90% लोग जो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी से मर रहे हैं, और डिप्रेशन की बहुत सारी कॉजेज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ी कॉज एक रिसर्च के मुताबिक ये है ब्रेकफास्ट ना करना। अच्छा। लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। हाँ। और पूछे तो बहुत ज़्यादा भी हो तो वो चाय के साथ 2-3 बिस्किट ले लिए, 2-3 रस ले लिए, और या फिर खाली अगर अंडा खा लें चाय के साथ और नट्स खा लें तो वो भी ब्रेकफास्ट ठीक है। एग्जैक्टली, वो भी ठीक है। मतलब हम अपना भी बता देना अपना भी पूछ ले साथ साथ।
अच्छा वो भी ब्रेकफास्ट ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है हाँ। पेट भर के खाना चाहिए। अच्छा। दिन का आगाज अच्छा होगा। देखिए अगर आप कम खाते हैं ना तो आपकी सोच सारा दिन खाने पे लगी रहेगी, क्योंकि भूख लगी हुई है, हंगर फील हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं अच्छा मैं फ्रिज में ये भी पड़ा हुआ है वो खा लूँ, अच्छा वहाँ ये पड़ा है वो खा लूँ, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है काम के ऊपर। लेकिन मेरी तरह बहुत से लोग हैं हाफिज़ा जिनका सुबह सुबह नहीं दिल करता कुछ खाने का, हैवी ब्रेकफास्ट करने का। अच्छा देखिए आप लोगों तो उसके की लिए ना- क्या करें फिर हाँ हम? एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। देखिए बॉडी का सिस्टम ऐसा है, इसको जहाँ लगाएं लग जाती है। सही। ये जो भूख है ना इसको जितना बढ़ाएं बढ़ जाती है, जितना कम कम करे करें हो उतना कम जाती हो है। जाती है, बिल्कुल। अच्छा आप लोगों की ना रूटीन बन गई हुई है, लेकिन अगर आप इस रूटीन को स्विच करके वापस पुरानी रूटीन में आएंगे तो आपका दिल करेगा खाने को। सही। आप 2 से 3 दिन दिल ना भी करे फिर भी खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें। ओके। आप देखें आपकी आपकी रूटीन बननी शुरू हो जाएगी, उसी खाने के ऊपर आप लग जाएंगे। और आपको पता है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने से आपका ब्रेन हेल्दी रहता है। अच्छा। आपका ब्रेन पॉजिटिव रहता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपके ब्रेन से रेलेवेंट वो आपको नहीं लगती जब आप ब्रेकफास्ट हेल्दी करते हैं, ब्रेकफास्ट अच्छा करते हैं। ओके। तो फिर आप देखें सारा दिन के आपके जो मील हैं वो तो आप अच्छे रहेंगे ही, लेकिन सारा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। सही। ये सुस्ती काहली, टांगों में अक्सर थकन रहना, दर्द रहना, आपकी पिंडलियाँ खिंची गई हैं, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है और ये आपको तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। अच्छा। क्योंकि इसके ऊपर इसको ठीक करने के लिए फिर आप बहुत सारी मेडिसिन्स खाते हैं, जो कि मेडिसिन आपको इंटरनली रिएक्शन करती हैं और आपके स्टमक को ख़राब करती है। अच्छा, रात को अगर आपको नींद सही नहीं आए तो तभी तो आप सुबह लेज़ी होकर उठते हैं, आप ऐसे लेथार्जिक फील हो रही होती है, आपको लगता ही नहीं है कि आपने नींद सही तरीके से ली भी है कि नहीं। तो जब आप रात को सोने लगते हैं तो फिर ऐसी कौन सी हम लोग एक्सरसाइज या ऐसे क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से एक तो नींद अच्छी है और जब सुबह हम उठें तो हम एक्टिव उठें? एग्जैक्टली मुनीबा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका आंसर ये है कि सोने से 1 घंटा पहले इस मोबाइल को प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। अच्छा। आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। अच्छा। ये जो हम लेट के मोबाइल के ऊपर चिट चैट करते हैं, इसको रील्स देखते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा। और इसका नुकसान ही नुकसान है आपके ब्रेन के ऊपर, आई के ऊपर, आपके असाब के ऊपर। देखिए सारा दिन हमारा ब्रेन वर्क करने के बाद थका होता है। रात को सोने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें सुकून चाहिए होता है। अच्छा हम सुकून देने की बजाय फिर मोबाइल पकड़ के फिर उसको मतलब एक्टिव हो जाते हैं ना, एक्टिव हो अपने जाते आप हैं। को। हाँ। अच्छा फिर आपको सोते सोते टाइम लगता है। हाँ देखिए जी, नेचर ये exactly। कहती है कि आप मगरिब की नमाज पढ़ें, खाना खा लें, इशा की नमाज पढ़ें और उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी करें और सो जाएं। ठीक है, हम नेचर के अगेंस्ट हैं। अब जब हम सोएंगे नहीं उस वक्त जागते रहेंगे, कई दफ़ा आप नोटिस कीजिएगा कि रात को हमें नींद आ रही होती है, और हम जमाइयाँ आ फोन रही यूज होती कर रहे हैं हैं। ना तो वो खत्म हो Exactly। जाती है, या भाग हम जाती टीवी है। देख रहे हैं या हाँ, मूवी देख रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हमारा होता क्या है कि हमारा ब्रेन को हम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं उस वक्त, उसको जगा रहे होते हैं। वो सोने के मूड में होता है, हम उसको अच्छा। जगा रहे होते हैं। ठीक है? सही। अच्छा जब फिर हम कहते हैं सोना है, वो कहता है अब नहीं सोना। अब नहीं मैंने सोना, अब मैं मैंने नहीं तुम्हें सोना बताता हूँ। क्योंकि आपने मुझसे ज्यादती की है। नहीं तो फिर क्या करें, एक तो फोन को यूज ना करें 1 घंटा पहले, और इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं जी गर्म दूध पी ले या कोई ऐसी चीज पी ले जिसकी वजह से आपकी नींद अच्छी हो जाती है। अच्छा मैं कहता हूँ कि बादाम रोगन का 1 चम्मच दूध में डाल के पिए, नीम गर्म दूध में। बादाम रोगन। बादाम रोगन। अच्छा, आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो है, ठीक है। आप उसको नीम गर्म दूध में डाल के पिए, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। पहले अच्छा। 3 दिन ना भी आए, लेकिन चौथे दिन 5वें दिन आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। ये अच्छा। बहुत छोटा सा टोटका आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली ये है कि सारे दिन की जो आपने दिन कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा, उसके लिए रात को बेड के ऊपर आके सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दुरूद पाक की तस्बीह करें। ठीक है। आप देखें 100 मरतबा दुरूद आप पढ़ नहीं सकते, आपको नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने दुरूद पाक की तस्बीह शुरू की हो और वो या अस्तगफार की शुरू की हो और वो 100 मरतबा पूरी हो, मुझे आज तक याद नहीं है। अच्छा। तो कितने मिनट लगते हैं मुनीबा, आप बताइए। आप तो माशाल्लाह पढ़ती रहती हैं, जी, मुझे जी, पता बिल्कुल। है। तो आप उसको जब पढ़ना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम 50, 60, 70, तो उसके बाद आपको नहीं पता होता तस्बीह कहाँ और आप कहाँ हैं। ठीक है ना। तो नींद दुनिया की आप इतना अच्छा फ्यूल है आपकी बॉडी के लिए, इससे अच्छा कोई फ्यूल नहीं है। तो आप सिर्फ नींद अच्छी करें, आपकी पूरी आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये भी कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अगर आपका लाइफस्टाइल ही अच्छा नहीं है, लेजी लाइफस्टाइल है,
तो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं, आप डायबिटीज़ का शिकार, आप दिल के अमराज का शिकार हो सकते हैं, ज़हनी जो आपकी बीमारियां हैं आप उसका बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। तो इनके लिए कोई स्पेसिफ़िक हमारे पास एक्सरसाइज हैं या फिज़िकल एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं? एक तो आपने बताया कि मॉर्निंग में उठते सार आपने थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करनी है या बेड के ऊपर ही, उसके अलावा हमें क्या मॉर्निंग में, जिस तरह कहते हैं जी योगा कर लें, आप जाके बाहर कैथारसिस कर लें, जिस तरह आप जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ सुने, वो भी बड़े अच्छा कैथारसिस होता है, योगा कर लें, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लें, वो आपके लिए बड़ी अच्छी होती है। तो किस तरह की एक्टिविटी हम कर सकते हैं स्पेसिफिकली? देखिए, सबसे पहली बात कि योगा जो है ना, ये आपकी लाइफ है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी अच्छा। है। योगा मॉर्निंग में करें, जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, ब्रीथ लेते हैं, योगा जो है आपकी लाइफ को बढ़ाती है, ठीक है। अगर कुछ लोग योगा नहीं कर सकते या उनके पास कुछ सिस्टम ऐसा नहीं है, जी। तो फिर वो क्या करें, वो वॉक करें। अच्छा। वॉक करने से भी आपके मूड स्विंग चेंज होते हैं, आपका ब्रेन हेल्दी होता है वॉक करने से। देखिए, नेचुरली अल्लाह ताला ने आपके घुटनों में ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपके जो घुटने हैं ये नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो नेचुरली इंसुलिन जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, वो उसके लिए फिर आपको कभी भी ऑरल लेनी नहीं पड़ती। जैसे शुगर पेशेंट लोग हैं, तो डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप इंसुलिन लगाएं। जब एक मेडिसिन के बाद एक टाइम आता है कि वो इंसुलिन पे आ जाते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक करने वाला बंदा, ना उसको हार्ट अटैक होता है, ना उसको शुगर होती है, ना अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं। देखिए, फिर बात फिर वही है कि हरकत में बरकत है। अब हरकत कितनी कर रहे हैं? 30 मिनट वॉक एटलीस्ट कम से कम आपको करनी चाहिए। देखिए, अगर आप 10 मिनट वॉक करते हैं ना, तो इट मीन्स कि आप 1 किलोमीटर आप समझ लें कि आपने वॉक की है, और 30 मिनट में 3 किलोमीटर आपकी वॉक बनती है। और 3 किलोमीटर वॉक करने से आपकी जो कैलोरी बर्न होती है आपकी बॉडी में, 150 से 200 कैलोरी बर्न होती है। सही, मतलब एक दिन में आप इतनी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आप 1 घंटा वॉक करते हैं मुनीबा, तो फिर आप 250 से 300 कैलोरी बर्न कर रहे हैं आप, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि हर एक फिट इंसान को 1 घंटा वॉक ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे भी एक स्टडी है जो कहती है रोज़ाना अगर आप 45 मिनट्स वॉक करते हैं, सिर्फ वॉक करते हैं, तो आपकी उम्र को 10 साल तक वो बढ़ा सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, वॉक में भी ये है कि आपने अपनी चेस्ट को उठा के रखना है, लिफ्ट करके रखना है, ठीक है, पेट को खींच के रखना है। और वॉक भी आपने टहलना नहीं है, वॉक फास्ट होनी चाहिए आपकी। अच्छा, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, स्लोली नहीं आपने टहलना। एग्जैक्टली, जैसे 2 मिनट वॉक की, 1 मिनट स्लो चल लिया, 2 मिनट वॉक की, 1 मिनट स्लो चल लिया। अच्छा। जैसे खवातीन ट्रैक के ऊपर जाती हैं तो बातें करती रहती हैं, ये रोड के ऊपर निकलती है तस्बीह हाथ में पकड़ के, तो 1 घंटा वॉक करने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्चुअली वो वॉक नहीं है। अच्छा, देखिए, चहलकदमी है, चहलकदमी वॉक पैदल चलने में और वॉक में बहुत फर्क है। ओके। जब आप वॉक करते हैं तो आपका ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। जी, बिल्कुल। खुशी का हार्मोन होता है। आप ये देखें, वॉक करने के बाद आपकी बॉडी जो है बहुत लाइट फील करती है, आपको हैप्पीनेस फील होती है, आप सुकून से आके बैठते हैं। अच्छा, आप चहलकदमी जितनी मर्जी कर लें, आपकी ना कैलोरी बर्न हो रही है, ना आपकी बॉडी को सुकून मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपका हार्ट रेट जब तक 140 तक नहीं जाता, तब तक तो आपकी वॉक का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि आपकी कैलोरी तेज़ से बर्न भी नहीं होती और वेट भी कम नहीं होता आपका। अच्छा, देखिए, वेट कम करना भी सबसे अच्छा टोटका वॉक है। बीमारियों से दूर रहना सबसे अच्छा टोटका वॉक है। अच्छा। दुनिया की हर मेडिसिन, लेकिन वो भी वॉक आपने चहलकदमी नहीं, ब्रिस्क वॉक करेंगे तो ये सारा मामला जो है वो ठीक होंगे, वरना नहीं होगा। एग्जैक्टली। आप देख लें, दुनिया के तमाम डॉक्टर जो हैं वो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो सबसे पहले वॉक लिखते हैं, ठीक है। वो हैवी एक्सरसाइज का नहीं कहते हैं, वो नहीं कहते हैं कि जनाब आप जाके ट्रेडमिल पर चलें या बाकी चीज़ें करें, वो कहते हैं जी आप वॉक कर लें, और वॉक भी ब्रिस्क वॉक आप करें कि आपको पता चले, आपको पसीना आए, आपका हार्ट रेट बढ़े, तभी जाके आपका वेट लूज़ होगा। अगर आप वेट लूज़ करने के लिए चाह रहे हैं या बाकी बीमारियों से बचने के लिए अगर आप चाह रहे हैं वॉक करना, तो तभी आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा चहलकदमी का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप कभी इधर घूम रहे हैं तो कभी उधर घूम रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ हाफिज़ खालिद मलिक साहब मौजूद थे। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब, अब कुछ बात करनी है हमने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से कि आपकी शख्सियत में निखार किस तरह लेकर आना है। और क्योंकि ये सर्दियाँ आने वाली हैं, बल्कि हल्की फुल्की सर्दी शुरू हो ही चुकी है, तो इस वेदर में, इस मौसम में ख़ास करके आप जब अपनी वार्डरोब खोलें
कपड़े पहनने के लिए, तो आपके ऐसे कौन से कलर्स जो है ना वो मौजूद होने चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करेंगे, आपकी ग्रूमिंग करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद इन्हांस और ग्रूम्ड करेंगे। और दूसरा ये कि क्या बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं अपनी ग्रूमिंग करने के हवाले से या अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के हवाले से, इस पर भी बात करनी है हमने कि बहुत ज़्यादा आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तभी आप खूबसूरत लग सकते हैं, या आप कोई लोकल आप अगर शॉपिंग करें, अच्छी शॉपिंग करें तो आप उसमें भी अपने आप को ग्रूम्ड बना सकती हैं। इस पर बात करने के लिए जनाब कुछ टिप्स भी हमने लेनी है। हामिद सईद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हैं और बड़ी अच्छी टिप्स हमें देकर जाते हैं कि हमने ख़ुद को किस तरह ग्रूम करना है। तो आज भी हमने उन्हीं को बुलाया। हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हामिद साहब, जिससे मैंने बात की कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से कुछ टिप्स हमने लेनी है। जिस तरह अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो हमारी वार्डरोब में 4 ऐसे कौन से कलर्स होने चाहिए जो कि लाजमी है? 4 कलर से पहले हम ये बात करते हैं कि सर्दियों में आपने अपने आप को गर्म कैसे रखना है, वार्म कैसे रखना है और साथ साथ अच्छे भी कैसे लगना है। ठीक है। मैं न्यूयॉर्क में बड़ा टाइम गुजरा है, 20-25 साल। तो न्यूयॉर्क तो पता है कि बहुत हाँ, सर्दी ठंडा पड़ती है, हाँ। ठंडा मुल्क है। तो वहाँ पे लोगों ने फिगर आउट किया हुआ है कि आपने सर्दी से कैसे बचना है और अच्छा भी कैसे लगना है। ओके। तो इसमें कॉन्सेप्ट है लेयरिंग का। लेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पहले बनियान पहननी है, फिर उसके बाद आपने थर्मल पहनना है, मैन वुमेन दोनों कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने शर्ट जो भी आपको ब्लाउज है, जो आपकी कमीज़ वगैरह वो पहननी है। उसके बाद आप स्वेटर पहन सकते हैं, वी नेक स्वेटर हो, बहुत मोटा फ्लफी स्वेटर ना हो कि जिससे ऊन शून निकल रही हो, फिलिंग हो रही हो। तो वैसे भी वो अपनी शर्ट को भी ख़राब कर देता है, अंदर से वो डाई वाई इसकी निकल जाती है। तो नाइस स्लीक किस्म का स्वेटर हो। उसके ऊपर उसके बाद आपने जैकेट पहननी है, जो भी आपने सूट पहनना है जैकेट पहननी है। अब 4-5 लेयर्स तो ऑलरेडी हो गई। इसके ऊपर अगर आपने फिर भी सर्दी लग रही है तो लॉन्ग कोट, पाकिस्तान में लॉन्ग कोट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है ना, लॉन्ग कोट जो है ना, दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द कोल्ड आउट देयर, और आप अच्छे भी लगेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल शलवार कमीज पे अभी मैंने किसी का लॉन्ग कोट, वी डू मेक कोट्स एंड ऑल दिस, तो लॉन्ग कोट बनाया तो शलवार पे, यू नो, ही लुक्स सो ग्रेट ना। उसके ऊपर आप अगर और सर्दी लग रही है तो फिर मफलर पहन सकते हैं। फिर उसके बाद आप नाइस हैट, वो ऊनी हैट नहीं कि वो उसका, यू नो, दैट विल डिस्ट्रॉय योर लुक। तो ये है लेयरिंग का कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं कि सर्दी नहीं है, कब कभी नहीं जाती, तो एक्चुअली हमने पहना नहीं होता ना अपने आप को गर्म करने के हवाले से कि लेयरिंग करनी। आपने बात की। अच्छा, लेकिन लेयरिंग में भी तो कलर्स होंगे ना, कि किस तरह के कलर्स पहनेंगे, नहीं कि आप मल्टी कलर्स की लेयरिंग कर ले। नहीं, देखें, जो इनर लेयरिंग है ना वो तो नजर नहीं आएगी ना। तो जो लेयरिंग आ गई, लेट्स से स्वेटर आ गया, उसके बाद उसके कोट आ गया या मफलर आ गया, तो वो तो उसकी वेल कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। बिल्कुल। आई मीन कलर्स जो हैं, कलर्स की आपने बात की, तो 4 बेसिक कलर्स हैं जो सर्दियों में आई थिंक, आई मीन, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वो सारा साल चलते हैं, लेकिन सर्दियों में दे आर मोर इम्पोर्टेंटली दे आर वेरी इफेक्टिव। पहला है ब्लैक कहते हैं, जेट ब्लैक। वो कहता है पावर है, साथ में आपको पावर देता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने ब्लैक पहना है तो आप दूसरे को मैसेज दे रहे होते हैं कि दूर से बात करो, मुझे तेरी आवाज़ आ रही है, करीब आने की ज़रूरत नहीं है, डोंट ट्राई टू हग मी एंड ऑल दैट। और एक्सक्यूज मी, हम लिटिल बिट अंडर द वेदर। दूसरा कलर जो है वो है डार्क नेवी, अगेन डार्क है। ये कहता है कि मैं अप्रोचेबल भी हूँ और मैं पावरफुल भी हूँ, लेकिन तमीज़ से बात करना। अगर नहीं करोगे तो मेरी पावर पाँच वापस आ जाएगा। तो दूसरा कलर ये है। तीसरा कलर है चारकोल ग्रे। चारकोल ग्रे में वेरी प्रोफेशनल कलर, यू ऑलवेज लुक ग्रेट, यू नो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और उसके बाद है मीडियम ग्रे। ये 4 कलर्स के बाद कलर्स की स्टोरी फिनिश हो जाती है। अच्छा, कोई आपने ब्राउन नहीं करना, कोई आपने ग्रीन नहीं करना, कोई आपने रेड, यू कैन वेयर इट, यू नो, women could do that. Red is a power color. In winters? Why not? Okay. विंटर का अगर आपका रेड कोट है, I mean, I think that looks fantastic. अभी इमेजिन करिए आपने पहना हुआ है, तो I mean, like, you know, I think it's a show stopper, ना? तो अगर वो पहना हुआ है, हिलरी क्लिंटन मेरे दिमाग में आ गई इस वक्त ना, तो when she was running for president of United States, she was wearing a red, always red blouse, red shirt, you know, red shows power. It shows a little bit aggressiveness too. इसके और भी meaning है. So I would say that these are the colors that, if you stick to that, I think you're very good to safe go. zone. You're good to go. लेकिन ये अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए हामिद साहब बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है क्या? आपके पॉकेट में बहुत पैसे होने चाहिए, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, देन यू लुक गुड?
अगर मैं ये मान जाऊं तो मेरी तो सारी प्रेजेंटेशन ही गोज वही आउट ऑफ तो द मैं विंडो ना, जानना फिर चाह मैं रही हूँ कहूंगा ना, आपके पास हाँ। $1 million है, $1 trillion हाँ। है, तो देन पीपल लिसन टू मी। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है। एक्चुअली जो आई मीन इट्स वेरी सैड टू से कि जो लोअर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हैं वो बहुत पैसे ज़ाया करते हैं। वो क्या करते हैं, गलत कलर्स ले लेते हैं, बड़े चमकीले कलर्स ले लेते हैं। Okay. दे डोंट बाय द राइट कलर्स। फॉर एग्जांपल मैं ऑलवेज कहता हूँ एक वाइट शर्ट कितनी को एक्सपेंसिव हो सकती है। हाँ। क्या कितने $1 billion की है, कितने $1 million की है। वाइट शर्ट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट शर्ट मीन्स आई एम क्रेडिबल, वाइट शर्ट मीन्स आई एम सोबर, वाइट शर्ट मीन्स आई एम ऑनेस्ट, वाइट शर्ट मीन्स आई एम रिफाइंड पॉलिश। एक वाइट शर्ट है, वाइट शलवार मीन्स द सेम थिंग, वाइट दुपट्टा डज द सेम थिंग। अब सारी चीज़ें आपके पास, लेकिन वाइट शर्ट नहीं है, एक गुड वाइट शर्ट। So I would say that pay attention to what you're buying. यहाँ buying mistakes हैं actually. That's what the problem is. मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लॉथ में कितने कपड़े हैं? Women always say this. I have tons of clothes but nothing to wear. Nothing to wear. Nothing to wear. Men भी आजकल वो अलमारी के सामने खड़े होते हैं, they're fluffing around and they can't figure out कि यार मैंने क्या पहनना है. I would say कि आपके कपड़े कम होने चाहिए. ठीक है. और आपके पास क्वालिटी के कपड़े होने चाहिए और आपके पास जो है ना राइट कपड़े होने चाहिए। तो लदी अलमारियाँ हैं उनको आप, मैं कहता हूँ कि पहनने ही नहीं जाते हैं। हाँ। तो आई वुड से कि अगर आप राइट सिलेक्शन करेंगे यू डोंट नीड लॉट ऑफ क्लोथ्स। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि कितने आपके, जरूर देखें 4 सूट्स हैं फॉर्मल सूट्स आपके पास होने चाहिए। अभी हम बात की एक ब्लैक सूट, एक नेवी, एक चारकोल ग्रे और एक मीडियम ग्रे। मैंने सारी कॉम को रटवा दिया है। अच्छा, शर्ट जो है आपके पास जो बेसिक कलर्स हैं वाइट है, उसके बाद ब्लू का एक शेड है स्काई ब्लू, फिर मीडियम ब्लू आ गया, फिर चारकोल फ्रेंच ब्लू आ गया। ब्लैक नहीं होना चाहिए, करता आता हूँ तो एक ब्लैक शर्ट है जो आपको कैजुअल बड़ी अच्छी लगेगी आपके ऊपर। इसके बाद आपके आगे ग्रे की शेड्स आएंगे, 2-3 शेड्स हो जाए। एक कलर के लिए लाइट पिंक, इमेजिन बेबी पिंक। अच्छा, इमेजिन वेयरिंग दैट विद ए ब्लैक सूट। किसी इवेंट वगैरह पहने हैं, आई मीन नॉट इन द ऑफिस बट यू गो शादी वगैरह है, सारा कुछ है। आई मीन क्या आप कहती हैं अच्छा नहीं लगेगा? ब्लैक इमेजिन कर रही हूं मैं कैसा लगेगा। वेरी लाइट, वेरी लाइट बेबी पिंक, वेरी लाइट। ठीक है, ये वाली शोक पिंक की बात नहीं कर रहा। ओके। फिर उसके बाद है पर्पल है, लाइट पर्पल, वेरी लाइट पर्पल, जिसे लेवेंडर कहते हैं। आई थिंक इट लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो ये 5-6 शर्ट्स हो जाएं। एक चेक की शर्ट कर लें, जिसे गिंगम चेक कहते हैं, छोटा चेक, 1-2, और 1-2 स्ट्राइप की शर्ट कर लें। और इसके अलावा आपके पास 4 ब्लेजर्स होने चाहिए, कोट जिसे कहते हैं। वो एक वही ब्लैक, नेवी, उसके बाद चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे। इसके साथ आप 4 पैंट्स कर लें कॉम्बिनेशन में, और उसके बाद आप कर लें 8 शलवार कमीज कर लें। ब्लैक, नेवी के 3 शेड्स, ग्रे के 3 शेड्स, 7 हो गए। एक वाइट कर लें, ठीक है, और 4 वेस्ट कोट कर लें, वो भी ब्लैक, नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे। You are good to go for another 3-4 years. अच्छा, वेस्ट कोट की जैसे आपने बात की, अब वेस्ट कोट किस तरह का होना चाहिए? बहुत फिटेड होना चाहिए, बहुत लॉन्ग होना चाहिए, बहुत मतलब बहुत से लोगों को अपने से बड़ा वेस्ट कोट पहना हुआ होता है और वो बहुत बुरा लगता है, तो किस तरह का वेस्ट कोट? पहले वही बात है जो बता देता हूँ, जो नहीं होना चाहिए। हाँ। नहीं है ना, वो पुरानी डायनासोर एज का वेस्ट कोट है, वो ना पहने प्लीज, डोंट डू मी अ फेवर, यू नॉट गोना लुक ग्रेट इन दैट। तो उसकी फिटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये है कि आपने बैठना है, बैठ के अपने बटन बंद करके रखने हैं या खड़े होकर बटन बंद करने हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तो आपने बटन बंद करके रखनी है, बैठना भी है, तो फिर थोड़ी सी फॉरगिविंग फिट होनी चाहिए, क्योंकि बैठेंगे तो सारा बल्ज करेगा एंड ऑल दैट। तो आई वुड से कि उसकी रीजनेबल फिट होनी चाहिए। इट शुड बी बहुत खुली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टाइल उसका बड़ा अच्छा होना चाहिए। स्टाइल जो है ना वो मतलब है कि कट है। एक तो यह है कि जो आपकी बॉडी के बराबर कट होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसमें जो है उसकी जो सप्रेशन है, जो उसकी वेस्ट के साथ ट्रेंडी होना चाहिए ना, ट्रेंडी होना चाहिए। क्योंकि देखें, लोग कहते हैं कि फैशन को फॉलो करूं या ना करूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, फैशन को फॉलो करें या ना करें, लेकिन यू मस्ट लुक अपडेटेड, यू मस्ट लुक मॉडर्न, यू मस्ट लुक कंटेम्पररी। इतना भी ओल्ड फैशन नहीं होना चाहिए। ओल्ड फैशन लगेंगे तो फिर आप डायनासोर एज से लगेंगे। हाँ, कि हम थोड़ा सा ट्रेंडी तो हम लोग कर ही सकते हैं, थोड़ा उसके अंदर अपना कह ले के एक टच डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा हमें अप टू डेट लगना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरा, हमें सब खवातीन एक सबसे बड़ी गलती करती हैं कि प्रिंट्स नहीं पहनने चाहिए उन्हें। आज मैंने भी प्रिंट पहना। अच्छा, मेरा पता क्या है मामला, हालांकि मुझे सॉलिड्स पसंद है, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा मैं बोर हो जाती हूँ ना सॉलिड से, तब मैं थोड़ा सा प्रिंट पहनती हूँ कि मेरा मूड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। तो मेरी ये कह ले कि साइकोलॉजी है प्रिंट्स पहनने की, तो क्यों नहीं पहनना चाहिए? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक ग्रेट, योर प्रिंट्स आर ब्यूटीफुल, आई मीन आई एम नॉट टेकिंग कहते हैं कलर्स आउट ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट। प्रॉब्लम ये है, प्रिंटी वुमन है, ठीक है ना, मीन्स लाइक प्रिंट हियर, प्रिंट हियर, प्रिंट हियर, प्रिंट देयर। तो अटेंशन उसके ऊपर प्रिंट पे चली जाती है, उसके ऊपर नहीं आती। लेकिन आप एक होस्ट हैं, आप बात कर रही हैं, सो आई शुड बी पेइंग अटेंशन टू योर व्हाट यू आर सेइंग। मैसेज के ऊपर जो है ना, वो मैसेज जो है ना वो डिल्यूट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि
हर खातून ने प्रिंट पहना हुआ है। हाँ जी, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है प्रिंट्स। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बॉस ने भी प्रिंट पहना हुआ है, स्पॉट ने भी प्रिंट पहना हुआ है, आप घर जाते हैं मेड ने भी प्रिंट पहना है, उसने कौन सा प्रिंट पहना है? उसने भी वही प्रिंट पहना है जो आपने पहना हुआ है। तो एक्चुअली उसमें ये कि देखिए अल्लाह ताला ने जो ओहदे बनाए हैं उसकी रीज़न है ना कि उसकी कि लोग आपकी आप यू हैव ए पोजीशन एंड यू हैव टू मेक एन इम्पैक्ट, तो आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और चौथी चीज़ है कि अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 ख़वातीन हैं, उनको देख लीजिए, उस ज़माने में भी प्रिंट्स बड़े पॉपुलर थे। बेनज़ीर भुट्टो उनका वार्डरोब निकाल के देख लें। आई मीन शी वाज ए सब्सटेंशियल वुमन, शी हैड वेंट टू ऑक्सफोर्ड एंड शी वाज प्राइम मिनिस्टर इन होल बेड। तो प्रिंट आपको बहुत कम मिलेगा, मिनिमल शायद ना ही मिले, सॉलिड कलर्स हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टी वार्टी में इसको इन्जॉय नहीं कर सकते हैं या आप सोशल इवेंट में इन्जॉय नहीं करते। जब प्रोफेशनल की बात हो रही है, कॉर्पोरेट की बात हो रही है, जब आपने अपना मैसेज जो है उसे सीरियसली प्रेजेंट करना है, देन आई वुड से इफ़ यू विल स्टे अवे फ्रॉम दैट वुड बी इन योर बेनिफिट। दूसरी खातून जो हैं वो हिना रबानी हैं, अगर आप देखें उनका वार्डरोब जो सारा वो सॉलिड कलर्स में है। और एक बात मैं आपको और भी बताऊं कि दुनिया में देख ली, इंटरनेशनल देख लीजिए, आजकल तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी सॉलिड कलर पहन रही हैं। हाँ, तो आई थिंक शी हैज कम अ लॉन्ग वे, और ये अच्छी बात है। इमरान खान साहब भी केम अ लॉन्ग वे ना, शुरू में कि जी मैंने ड्रेसिंग नहीं करनी, मैं सादा सा बंदा हूँ। तो आई थिंक इट रियली मैटर्स, जब आप किसी पोजीशन में होते हैं तो आपको जो ना उस पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। तो आई वुड से जितना आप सॉलिड कलर में जाएंगी उतना ही आई थिंक इट्स मोर अटेंशन इज गोना बी ऑन यू। लेट मी टेल यू दिस कि क्लोथ्स शुड नॉट शाइन, यू शुड शाइन। हाँ, ओके, इसलिए आपको जो है ना वो प्रिंट्स नहीं पहनने चाहिए, ठीक है, कि आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। और एक और भी इसमें इशू है कि अब देखें आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन के मुताबिक कलर्स होने चाहिए ना। इसमें 6-7 कलर चल रहे हैं, तो अब विच कलर लुक्स गुड ऑन यू, ये दिस इज अनदर इशू, ठीक है। तो आई वुड से कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, तो आई थिंक इट्स सेफ टू वेयर सॉलिड कलर को भी इंटरेस्टिंग कर सकती हैं, आप उसका ट्रिमिंग कर सकती हैं। आप उसके साथ आपके पास तो काफ़ी वेपन्स हैं। एक तो आपके पास मेकअप का वेपन है, फिर आपको ज्वेलरी है, फिर उसके बाद आपकी पॉकेट बुक या हैंड बुक है, फिर आपके शूज़ हैं। हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास चलो एक टाई होगी, एक मे बी पॉकेट स्क्वायर है। तो आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स जिसको आप यूज कर सकते हैं और एक बड़ी कोहेसिव किस्म की लुक जो है ना वो क्रिएट टू एनहांस योर लुक। अच्छा, दूसरा मैंने ये देखा है कि अक्सर बहुत से लोगों को ना फैशन फोबिया होता है हामिद साहब। अब इसमें क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं कि अगर आपको एक फोबिया हो गया है कि भैया आप बेशक अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पीना नहीं है, लेकिन अच्छा पहनना ज़रूर है, ये भी फोबिया में ही आता है? जी। देखिए 3 चीज़ें हैं ना, डिपेंड करता है कि हम किस सोशो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग हैं जो लोअर इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं, कुछ मिडिल इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं, कुछ थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, फिर हैं जो एलीट हैं, जो ओल्ड मनी है। ओल्ड मनी विल नेवर गो फॉर फैशन। ओके, ओल्ड मनी इज ऑलवेज टाइमलेस, क्लासिक एंड एलिगेंट। यस। तो बाकी हम लोग जो हैं जितने हैं वो हम अटेंशन सीकर्स हैं। अच्छा। तो ये जो सारा ब्रांड पहनते हैं या इस तरह की लुक है या फैशन फोबिया है, सारा ये अटेंशन हासिल करने के लिए। आई वुड से व्हाई अटेंशन इज नॉट ऑन यू, why attention is not on your value proposition, why attention is not your personality, why I have to put a big ghoda here to make a statement that this is who I am. So I would say कि आपको एक पर्सनल ब्रांड लगना चाहिए, आपकी एक लुक होनी चाहिए, कॉइंड लुक होनी चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा कि फैशन इज़ इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो कि व्हाट्स इन फैशन, लेकिन सारे का सारा फैशन अपने ऊपर मत थोप लें। इफ़ यू विल डू दैट यू कैन लुक वेरी लाउजी। तो आई वुड से कि जो लोग बिल्कुल फैशन फोबिया है, जिनको आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर अटेंशन एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। आई थिंक दे शुड, ठीक है, आप कुछ चीज़ें लें, उनको इनकॉर्पोरेट करें, एंड लाइक आई सेड, you should look contemporary, you should look modern, you should look updated. There's no reason to look like कि आप डायनासोर एज से हैं। लेकिन आपको क्या इतने पैसे जो है मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनकी इतनी सैलरी नहीं होती, लेकिन सैलरी से ज़्यादा वो अपने कपड़ों पर पैसे खर्च कर रहे होते हैं या फिर अपने जूतों पे खर्च कर रहे होते हैं, तो करने चाहिए? नहीं करनी चाहिए, ऑब्सेसिवनेस है ना। देखिए किसी चीज़ की ऑब्सेसिवनेस है, किसी को खाने की ऑब्सेसिवनेस है, तो आई थिंक दैट्स बैड। हमारे इस्लाम में भी है कि जो ज्यादती है, जब आप किसी देखें बैलेंस से चलेंगे, आई थिंक यू गोना बेनिफिट। फितरत के जब भी अगेंस्ट चलेंगे ना, यू गोना पे प्राइस, यू गोना पे प्राइस। तो वो नहीं करना चाहिए, दैट लुक क्रेजी। राइट, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जी आज की पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्लास थी, जिसमें हमें हामिद साहब जो है ना वो टिप्स दे रहे थे कि हमने किस तरह ग्रूम लगना है, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना है, और ख़ासतौर पर जो सर्दियों की वार्डरोब में हमारे जो वार्डरोब है उसके अंदर कौन कौन से कलर्स मौजूद होने चाहिए। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जाको लाहौर। जनाब, लेस्को बोर्ड की मुबैना सुस्ती और गफलत सार्फिन के लिए परेशानी का बायस बन गई है। अवाम महीनों से इंतज़ार में है कि कब जनाब उनके मीटर लगेंगे और कब उनकी परेशानी ख़त्म होगी। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम मीटिंग्स के खेल में मसरूफ़ है और सामान की ख़रीदारी भी बर वक्त नहीं की जा रही है। लेस्को में मीटर की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गुज़श्ता 4 महीने से ख़राब मीटर्स तब्दील हुए, ना ही जो दीगर सामान था उसकी ख़रीदारी हो सकी है। दूसरा, ये ज़राए के मुताबिक कि गुज़श्ता 4 महीने से लेस्को सार्फिन के ख़राब मीटर्स का मसला हल नहीं हुआ। मीटर्स तब्दील ना होने से सार्फिन को वही रिवायती तरीक़ाकार के तहत औसतन बिल भिजवाए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन सुई गैस सार्फिन के लिए भी देंगे कि सर्दियों में गैस के औकात कार क्या होंगे, क्या डिसीजन लिया गया है इस हवाले से। इस पर बात करने के लिए फ़ाद अमीन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़ाद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फ़ाद साहब, लेस्को के हवाले से बहुत सारी शिकायत हमारे सामने आती हैं। कभी ये प्रॉब्लम्स हल होंगे? मीटर्स की किल्लत है, दूसरी ना ही जो तब्दील करने वाले मीटर्स हैं वो नहीं लग रहे हैं, सिर्फ बोर्ड्स की मीटिंग होती जा रही है लेकिन उसका कोई कह लें कि रिज़ल्ट तो हमारे सामने नहीं आ रहा। क्या मसले आ रहे हैं? देखिए, बिजली सार्फिन के मसाइल जो है ना वो कम होते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इदारे हैं उनकी जानिब से कोई इनिशिएटिव इस तरह के नहीं लिए जाते जिससे आवाम को जो है वो सहूलत मिल सके। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला लेस्को में चल रहा है वो है मीटर्स की दस्तयाबी। अच्छा। सिंगल फेज़ मीटर जो है वो इस वक्त नायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 4 माह से जो है वो सिंगल फेज़ मीटर जिनके ख़राब हो चुके हैं उनके तब्दील नहीं हो सके और गुज़िश्ता 3 माह से लोगों ने अपने न्यू कनेक्शन के जो है वो डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं मगर उनके मीटर जो है वो नए नहीं लग रहे, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मीटर इस वक्त लेस्को के पास मौजूद नहीं है। तो क्यों नहीं मौजूद है? वजह क्या है? मीटर्स की प्रोक्योरमेंट जो है वो बर वक्त ना हो तो फिर उसके बाद जो है वो बैकलॉग बढ़ता जाता है। जो मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये इनको 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इनको जो है वो तैनात हुए। अच्छा। मगर इन 100 दिन में आप देखें कि मज़ीद जो है वो मीटर्स का बैकलॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस वक्त बैकलॉग जो है वो तकरीबन जो है वो 2 लाख तक पहुंच चुका है। यानी कि 2 लाख सार्फिन के मीटर्स जो है कुछ के खराब है और लाहौर की बात है। हाँ जी लाहौर नहीं लेस्को रीजन की। अच्छा, लेस्को रीजन की, ठीक है। उसमें 50,000 ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं गुज़िश्ता 2 से 3 माह से मगर उनके मीटर जो है वो मतलब उन्होंने पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं वो और उनका मीटर अभी तक नहीं लगा है। मीटर उनका नहीं लग रहा। ठीक है। अब एक सार्फिन के लिए नई मुश्किल आ गई है, वो मैं आपको अभी बल्कि ये खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मीटर्स जो हैं वो जो डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं लेस्को की तरफ से 3 फेज़ मीटर्स के वो 63,000 रुपये के जारी किए जा रहे हैं। अच्छा। 63,000 रुपये का डिमांड नोट जारी किया जा रहा है AMI मीटर के लिए मगर मीटर लग रहे हैं 3 फेज़। अच्छा। जो पुराने AMI मीटर में और 3 फेज़ में क्या फ़र्क है? AMI मीटर जो है वो जदीद मीटर्स थे जो ऑटोमेटिक रीडिंग वाले मीटर होते हैं। लेस्को ने एक प्लान बनाया था कि अब सब के जो है वो AMI जितने भी 3 फेज़ मीटर्स लगे हैं उनके जो है AMI पे शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है। AMI मीटर्स लेस्को के पास मौजूद नहीं है, DN जारी किए जा रहे हैं AMI के मगर उनकी जगह पे लग वही 3 फेज़ पुराने वाले। वो पुराने वाले लगाए जा रहे हैं, पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, नए वाले के पैसे लिए लेकिन जा रहे हैं, लगाए पुराने जा रहे हैं। दूसरी बात, इस वक्त लेस्को के पास जो मटेरियल जो मेन मटेरियल है जो रिक्वायर होता है फौरी तौर पर न्यू कनेक्शन के लिए उसमें ATB बॉक्सेस होते हैं। वो बॉक्स होते हैं जिसमें मीटर जो है वो बड़े जो है वो MDI मीटर लगते हैं जो आप किसी फैक्ट्री के बाहर देखेंगे ये बड़े कनेक्शन जो होते हैं उनके बैच 24 के वो AMI मीटर उसमें वो मीटर जो है वो बॉक्सेस में लगते हैं। अच्छा। ATB बॉक्सेस नहीं है लेस्को के पास इस वक्त। अच्छा। और जितने न्यू कनेक्शन के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, सिर्फ ATB बॉक्सेस नहीं है जी। उसके बाद केबल नहीं है जो तार लगती है मीटर के लिए। लेस्को हर DN में डिमांड नोट में जो है वो उसकी केबल के पैसे काटता है, पैसे वसूल करता है। ओके। कि अगर नया लगेगा आपका वो मीटर तो उसके साथ केबल के पैसे भी लेता है। केबल के पैसे भी लिए जाते हैं मगर केबल जो है वो गुज़िश्ता 6 माह से नहीं आ रही, केबल लोगों को दे नहीं रहे। जिसके पास भी सार्फ के पास मीटर जाता है उसको कहते हैं यार केबल आप खरीद लो, मीटर लगा देते हैं। अच्छा। ठीक है, ये सूरत हाल है। और तीसरी बात ये है ATB AMI मीटर्स जो मैंने अभी बताया
AMI मीटर्स का ऐलान तो कर दिया गया कि AMI मीटर्स लगेंगे, लेकिन वो 3 फेज ही लगाए जा रहे हैं। 3 फेज ही लगाए जा रहे हैं। AMI मीटर्स अभी तक जो है वो लेस्को के पास आए नहीं। अच्छा, ये सारा प्रोक्योरमेंट का काम जो होता है ना, सामान की खरीदारी का, प्रोक्योरमेंट किसके अंडर है, किसने खरीदारी करनी है, क्या मामला है? वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि जितनी प्रोक्योरमेंट होती है ना, ये सारी करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के साथ होती है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तकरीबन 4 माह होने वाले हैं, ठीक है, तैनात हुए। अभी तक जो है वो यानी कि प्रोक्योरमेंट जो है वो ताखीर का शिकार हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हो रही हैं, मगर प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो अवाम की सहूलत का जो मेन मकसद है जिसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तैनात किया जाता है, वो पूरा नहीं हो रहा। तो फिर मीटिंग्स में होता क्या है, क्या फैसले होते हैं? बस ये आपको बताऊं कि तकरीबन 4 माह होने वाले हैं और 4 माह में 2 फुल बोर्ड मीटिंग्स हो चुकी हैं, 1 इंट्रोडक्शन मीटिंग हो चुकी है, यानी कि 3। उसके बाद जो बोर्ड की कमेटियाँ हैं उनकी दर्जनों मीटिंग्स हो चुकी हैं, HR कमेटी, प्रोक्योरमेंट कमेटी, उसके बाद CS कमेटी, ऑडिट कमेटी, इन सब की मीटिंग्स जो हैं वो एक दिन में 2-2 कई दफ़ा होती हैं। अच्छा, मगर सूरत हाल ये है कि सार्फिन को जो है वो मीटर ही नहीं मिल रहे, अभी जो मेन उनके बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, हर मीटिंग का एक मीटिंग पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है ना, उस पे कम बेश जो है वो 1 लाख के करीब जो है वो खर्च आता है। अच्छा, एक मीटिंग में एक मेंबर का जो 1 लाख रुपए का खर्चा आता है? हाँ जी, यानी कि उसके TADA की मद में, उसके ट्रैवलिंग की मद में 60,000 रुपये तो उसको TADA की मद में मिलता है। सही, ठीक है। उसके बाद उसकी ट्रैवलिंग, उसकी अगर वो कहीं लाहौर से बाहर से आया तो उसकी ट्रैवलिंग भी है, उसके बाद उसकी यहाँ पर जो है वो 1 नाइट स्टे भी है, हाँ जी, तो वो सारे मामला जो हैं। मगर ये सारे लगने के बावजूद अगर आवाम को सहूलत नहीं मिल रही तो वो तो फिर चाहेंगे कि जी आवाम को सहूलत ना मिले, हमें मिलती जाए, हम मीटिंग्स पे मीटिंग्स ही बुलाते जाएं। पे मीटिंग चलती रहे। और दूसरी बात, इस वक्त जो लेस्को में सबसे ज़्यादा मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो है एवरेज बिलिंग। एवरेज बिलिंग, जिनके मीटर CP90 जो बैच है उसके तहत जिनके मीटर ख़राब हो जाते हैं ना, उनके मीटर जो हैं वो 4 माह हो गए चेंज नहीं हो रहे, बल्कि कईयों के तो 5 माह हो चुके हैं। बहुत से ऐसे सार्फिन हैं जिनके 5-6 माह चुके हैं, तो उनको फिर बिल कैसे भेज रहे हैं? अच्छा, उनको ओस्ट बिल की बिल भी जो आ जाता है, वो ओस्ट बिल जो है वो ज़्यादातर सब डिवीजन में क्या करते हैं कि जो साल में सबसे ज़्यादा जो उसकी महीने में यूज़ हुए हैं वो ओस्ट बिल उसको डाल देते हैं। अच्छा, अब एक ये जो ज़्यादातर ये मसाइल आ रहे हैं जो रेंट पे लोग रहते हैं। ओके, पिछले साल रेंट पे कोई और रहता था, इस साल रेंट पे कोई और आया, जो अब आया उसकी जो है वो उसका यूजेज कम है तो उसको भी उसी हिसाब से बिल आएगा। और अच्छा, दूसरी बात, जब मीटर ये चेंज होना है तो इसके जो है वो उसका उन्होंने डिडक्शन बिल भी डाल देना है सार्फ को मीटर ख़राब का ही, और उसके बाद जो है वो उसको बैकअप यूनिट भी डाल देने हैं। अब एक तरफ तो सार्फ को एवरेज बिलिंग की मद में जो है वो ज़ायद यूनिट डलते रहे, दूसरी जानिब जब इसका चेंज होना मीटर तो उसको बैकअप भी डाल देना कि जी आपका इतना बैकअप है। ठीक है, तो वो सार्फ को वो मीटर जो है वो बेचारे को जो है ना वो 3 गुना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। जैसे इसमें भी, जैसे कल वाले जो इदादोशुमार हमारे पास आए हैं कि जितने भी पकड़े गए कनेक्शंस है उसमें सबसे ज्यादा जो घरेलू कनेक्शंस को इन्होंने कहा हुआ है कि घरेलू कनेक्शंस हो, और सिर्फ 1 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, 2 ज़रई और 14 कमर्शियल है। 14 कमर्शियल है, ठीक है ना। वो कमर्शियल भी क्या होंगे, छोटी छोटी दुकानों के अच्छा कनेक्शन होंगे, 1 ज़रई है और 1 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, 1 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। और आप ये सिर्फ इनकी जो आती है, इनके अंदाज़ोशुमार आते हैं, आप इनसे अंदाज़ा लगा लें कि बिजली चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, और लेस्को को हर माह इस वक्त ये कल परसों की खबर थी अभी वजारत पावर डिवीज़न की कि उनको कहा 239 अरब रुपए की जो है वो कंपनियों में नुकसान हुआ है। 239 अरब रुपए का, अभी कल परसों की खबर है ये, तो वजारत पावर डिवीज़न की खबर है कि जो 239 अरब रुपए का जो है नुकसान है। तो क्या नुकसान है? वो बिजली चोरी है, लॉसेज हैं। तो कैसे इसको रोक सकते हैं? कोई मैकेनिज्म है इसके पास कि इस बिजली चोरी को रोका जा सके सिरे से? बिजली चोरी रोकना कोई इतना बड़ी वो साइंस नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर इन्हें? ये सबसे पहले तो बहुत से ऐसे जो लेस्को के ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स जो हैं उनके ऑफिशियल्स वो बहुत जगह पे जो है वो बिजली चोरी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो नीचे वाले तबके के जो भी लोग होते हैं। हाँ जी। दूसरी जो सबसे जो अहम वजह है वो सियासी असर और सूख है। ठीक है,
ये सियासी असर रसूख और जो बासर बिजली चोर हैं उनकी तरफ तो जाए नहीं ना जाता, कोई टीम जाती नहीं है उनकी तरफ, वो मारते हैं आगे से, ठीक है। हाँ जी, तो हर चीज़ वो उन्होंने मैनेज कर ली होती है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लेस्को की टीम जा ही नहीं सकती। अच्छा। वहाँ पर वो इतने बासर लोग हैं, ठीक है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो जो बासर लोग हैं उनका जो है वो कला कमा किया जाए, ठीक है, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, और दूसरा जो है वो इस पर सियासी अमल दखल नहीं होना चाहिए। जब वो अमल दखल होता है तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है हर अफसर भी जो है वो बेबस हो जाता है कि अगर कहीं से फोन आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने तो उनको छोड़ना ही है ना, उसको छोड़ना ही है। तो वो कई तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग वो ऑफिसर जो है वो जाते ही नहीं है, छोड़ो टीम में, अगर हमने यहाँ पे क्रैकडाउन किया तो हमारी अपनी जो है ना वो सीट जो है ना वो जा सकती है, उल्टी जो है वो पड़ जाएंगे। तो बहुत से ऐसी जगह है जहाँ जो है वो सियासी लोग अपनी मनपसंद, तो फिर क्या हम ये समझे कि ये इसी तरह रहेगा? देखिए फिलहाल तो अगर 1.5 साल में जो है वो ठीक नहीं हो सका मामला, तो फिर तो हमें तो यही लग रहा है कि ठीक आगे नहीं हुए बल्कि और खराब होते जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी की है। बिजली महंगी बड़ी हो गई है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो, और ये मजीद महंगी हो गई करवाते हैं। मैं बताता हूँ बिजली चोरी की एक बंदे पे पता नहीं, जो बिजली चोर है उस पे एक पे पता नहीं 3-3 FIR होंगी। जो एक्चुअल है वो तो नहीं चेंज हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन ये जो बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी आने वाले दिनों में? देखिए बिजली की अब ना तलब में फर्क आ रहा है काफी, अच्छा, ठीक है, तो कीमतें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी, क्योंकि आगे वो जो कैपेसिटी चार्जेस है और ये वो सारे मामला, तो बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लोगों को इसलिए महसूस नहीं होगा क्योंकि वो कंजम्पशन उनका यूजेज कम हो जाएगा अपना, सर्दी में यूजेज कम हो जाएगा, सर्दी बढ़ रही है तो इसलिए कंजम्पशन थोड़ी सी कम हुई भी है। अच्छा चलिए, ये तो बिजली की बात हो गई है, जो कि मैं तो कहूँगी कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई अच्छी इनकी तरफ से जो है ना खबर सामने आए। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस के हवाले से भी यही सारी चीज़ें हैं, कभी आती है गैस, कभी बिल्कुल नहीं आती, पूरा दिन भी चली जाती है कुछ इलाकों में। कोई टाइमिंग्स के हवाले से इन्होंने कुछ ऐलान किया है कि नहीं किया? देखें अभी तक कोई जो है वो लोड शेडिंग के टाइमिंग का ऐलान नहीं किया गया, मगर जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। मतलब जब इनका दिल करता है तब ये लोड शेडिंग कर देते हैं, कोई ऐलान नहीं किया गया कि इतने बजे से इतने बजे आपके घर गैस आएगी। सुई नॉर्दर्न की तरफ से एक ये ऐलान किया गया है कि जो कुकिंग आवर्स हैं, जिनमें सुबह नाश्ते के टाइम, दोपहर को खाने के टाइम और रात को खाने के टाइम, इन तीनों औकात में जो है वो बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। अच्छा। और टेल के इलाकों में भी फराहम की जाएगी, गुंजानाबाद इलाकों में भी फराहम की जाएगी गैस। मगर जो बाकी की टाइमिंग है, जिनको ऑफ पीक आवर्स कहा जाता है, उनमें भी जो है वो सुई नॉर्दर्न का कहना था कि हमारी कोशिश यही है कि जो है वो गैस सार्फिन तक पहुँचे, मगर उनका कोई जो है ना वो कन्फर्म नहीं है, उनका ऐलान नहीं है कि हम उसमें भी देंगे, मगर हमारी कोशिश है कि उसमें भी जो है वो गैस सार्फिन तक पहुँचे। अच्छा। अब ये सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है कि इस वक्त जो गैस की तलब है लाहौर में 120 मिलियन क्यूबिक फिट है जी। अच्छा। MMCFD। उसके जितनी गैस की तलब है उतनी ही गैस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमारे पास गैस की कमी नहीं है। अब 2 रोज़ का जो है वो जनरल मैनेजर लाहौर रीजन से भी जो है वो इस हवाले से इंटरव्यू उनका किया था, तो उनका कहना था कि हमारे पास गैस जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, मगर ये है कि लोग अगर इसको समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो ही जो है वो गैस जो है सबको मिल सकेगी। कुछ लोग कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं, वो कंप्रेसर इस्तेमाल करना छोड़ें। उस कंप्रेसर की वजह से भी जो है वो उन इलाकों में, अगर एक गली में कंप्रेसर लगा है वहाँ पर जो है वो 50 का सार्फिन है, तो अगर एक सार्फ ने जो है वो कंप्रेसर लगाया तो वो 50 की गैस जो है वो खींच रहा है। अच्छा, ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहा है, वो कंप्रेसर के थ्रू है। लेकिन लोग कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब प्रेशर ही नहीं आता गैस का। हाँ जी बिल्कुल, ये मसाइल इस वक्त बिल्कुल हैं। ये जो टेल के इलाके हैं वहाँ पर बहुत मसाइल हैं, जो गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ पर लोगों को जो है वो गैस दस्तयाब नहीं है। और जो ये चंद जो पोश इलाके हैं या लाहौर में, आप लाहौर का वस्त कह लें
यहाँ पर और जो मुजाफात हैं वहाँ पर जहाँ से लाइनें आती हैं, जहाँ पे मेन लाइनें हैं, वहाँ पर इस वक्त मसाइल नहीं है। वहाँ पर गैस की टाइमिंग जो है वो सुबह 6 बजे आती है। और जो है वो 9 बजे तक गैस तकरीबन रहती है, उसके बाद चली जाती है। मैं अगर आप मेरा जो अपना इलाका है कैंट का एरिया, यहाँ पीछे चले जाएं तो वहाँ पर भी जो है वो 9 बजे तक जो है वो गैस रहती है, सुबह 6 बजे से। उसके बाद बंद हो जाती है। उसके बाद मेरे ख्याल से 1 से 11:30 पौने 12 बजे आती है और 1:30 बजे तक जो है वो 2 बजे तक रहती है। उसके बाद शाम को 6 बजे आती है, 5 से 6 बजे, और वो रात 10 बजे तक जो है वो उसके बाद जो है ना वो गैस रहती है। उसके बाद गैस नहीं आती। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल थी गैस की और ख़ासतौर पर बिजली की कि लेस्को जो है वो क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है। इस हवाले से फ़ाद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़ाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। और हम देखते हैं कि हर साल आईटी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है, लेकिन आजकल जिस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हमारी आईटी इंडस्ट्री को भी, हमारी ई कॉमर्स को भी, जो इंडस्ट्री है हमारी ऑनलाइन बिजनेस इंडस्ट्री, उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। और वो मसला है इंटरनेट की सुस्त रवि का, स्लो डाउन होने का। हमने शुरू में जब स्लो डाउन हुआ तो ख़बरें आई कि जनाब फायरवॉल जो है ना वो इंस्टॉल की जा रही है और वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसके कुछ मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, जिसकी वजह से हमें सुस्त रवि का शिकार जो है ना इंटरनेट कहीं ना कहीं मिलेगा। अब हमें ख़बर ये मिलती है कि जनाब अब VPNs जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह अगर किसी ने ट्विटर यूज़ करना है या कुछ और कारोबार के मामले के हवाले से अगर VPN यूज़ करना है तो VPN के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है, जो कि गैर रजिस्टर्ड VPNs हैं। अब रजिस्टर्ड VPN और गैर रजिस्टर्ड VPN में फ़र्क क्या है, उसका इस्तेमाल किस तरह करना है, और अगर VPN पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। 30 नवंबर की डेडलाइन दी गई है VPN के हवाले से कि अगर जिन लोग जो लोग VPN यूज़ करें उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो अपना रजिस्टर्ड करवा दें। तो इससे क्या नुकसान होगा, आईटी इंडस्ट्री को इससे क्या नुकसान होगा, इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है। काशिफ साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, दूसरी तरफ डेडलाइन दी गई है VPN के हवाले से। तो VPN काम क्या करता है? दूसरा कि जो गैर रजिस्टर्ड VPNs है, कहा जाता है कि ये सिक्योर भी नहीं होते हैं, आपका डेटा चोरी होने का भी खदशा होता है, तो वाकई ऐसा है? जी शुक्रिया मुनीबा, आपने मौका दिया बात करने का। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब गैर रजिस्टर्ड VPN यूज़ करते हैं तो उसके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करती। अच्छा, ठीक है। और अब सबसे पहले ये समझें कि VPN है क्या। इट्स अ वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क। जब इसका मतलब ये होता है कि आसान लफ्ज़ों में ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि आप बाईपास कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके मुल्क में पाबंदियाँ हैं या किसी चीज़ पे कुछ चीज़ स्लो चल रही है, जैसे कि हमारा इंटरनेट स्लो चल रहा था। अब इंटरनेट स्लो चलने की बहुत सारी वजूहत है। एक तो फायरवॉल था। फायरवॉल का मतलब क्या है कि एक बैरियर है, ठीक है, उस बैरियर पे फिल्ट्रेशन हो रही है। बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसको फ़िल्टर करके आपका डाटा आगे जा रहा है जो पैकेट्स की सूरत में आता है, और वो मॉनिटर भी होगा और वो फ़िल्टर भी होगा। अच्छा। जब किसी चीज़ में आप समझ लें कि बैरियर लगा दें आप, ठीक है, तो ऐसे ही है जैसे एक ट्रैफिक चल रही हो और बीच में 2-3 बैरियर आ जाएं, आपकी स्पीड टूट जाएगी, तो वो आप रुक जाएंगे, स्लो, और फिर आप उसके बाद चलेंगे, रुकेंगे, जहाँ बैरियर आते जाएंगे। ये वो बेसिकली बैरियर्स हैं। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है एक चीज़ स्लो हो गई। उसके बाद जब आपने फिर आगे चले तो सिस्टम चला, फिर आगे बैरियर आया, फिर स्लो हो गया, क्योंकि वो चेक हो रहा है, वो डायरेक्ट नहीं है, फ्लो डायरेक्ट नहीं है, उसका फ्लो में रुकावट आ रही है। अच्छा, अब इसके पीछे ब्रॉडबैंड आ गया आपका, यानी कि अगर तो कोई चीज़ स्लो हो रही है या बैरियर्स लगे हैं तो ब्रॉडबैंड भी तो ताकतवर हो। तो यहाँ तो ब्रॉडबैंड हमारे वैसे ही नहीं चलता, मतलब इसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है और सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है। सॉफ्टवेयर मीन्स कि आपका फायरवॉल, और हार्डवेयर मीन्स कि आपका वो नेटवर्क जो केबल के थ्रू और फाइबर के थ्रू आ रहा है। अब काफ़ी सारी एरियाज हैं जहाँ पर ये समझने वाली बात है कि वहाँ पे प्रॉपर फाइबर ऑप्टिक है ही नहीं, तो वहाँ पर फिर इंटरनेट वैसे ही स्लो चलेगा और ऊपर से चौक हो जाएगा। चौक होने की इतनी सारी वजूहत हैं, जिसमें आपकी सियासी, जब एक हवा चलती है
तो फ़ौरन उसको उठा के फायरवॉल पे डाल दिया जाता है या VPN पे डाल दिया जाता है। अच्छा। ठीक है जी। अब फिर जो एक नया आने वाला है, हाँ जी, तो जल अब से के हवाले देखिएगा से भी उन्होंने कहा है कि जी स्लो डाउन कर दिया जाएगा या पाबंदी होगी। इसके अंदर देखिए मुनीबा, हमारी एक मैकेनिज्म नहीं है, हमारा इनका कोई सोच नहीं है। नहीं तो जिस तरह हुकूमत कहती है कि जी है ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग VPN यूज कर रहे हैं उसकी वजह से इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा है, ऐसा है? देखिए VPN भी तो एक बैरियर ही है ना। आपने जब बाईपास किया तो आप समझ लें कि आप किसी और मुल्क में चले गए, आपने वहां से रूट इख्तियार करके फिर आप एंटर हुए हैं, तो रूट तो आपका लंबा ही पड़ गया ना, तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर है वो इंटरनेट स्लो होता है। अब आप गैर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपके डाटा लीकेज के बड़े मसाइल हैं, और बड़े मसाइल हैं, क्योंकि आप किसी को पूछ नहीं सकते। गवर्नमेंट कहती है जिसको रजिस्टर करवाएं, ताकि हम पूछ के इसमें उनको लेके आएँ कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो। हम ये क्यों नहीं करते कि फायरवॉल को प्रॉपर तरीके से जो फेजेस बनाए थे उनको सही आप जो है उसका एक निज़ाम बनाएं। असल में चीज़ है कि निज़ाम नहीं है ना, तो उसको उठा के अगर इधर डाल दें उधर डाल दें तो वो तो गलत है। तो अब क्या होगा, 24 तारीख में जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, या कोई चीज़ होती है मुल्क में तो बंद कर देते हैं। मतलब ये एक गलत चीज़ है। इसके जो नुकसानात मैंने आपको बताने हैं अभी, अब वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इसके कितने हमें नुकसान हुए हैं इन चीज़ों के। नहीं तो एक मैकेनिज्म नहीं है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपका जब इंटरनेट स्लो होता है या बंद होता है, या आप फ़र्ज़ करें कि बंद ऐसी है जैसे हड़ताल हो गई, तो आप सोचें होगा क्या। आपका इतना बिलियंस का नुकसान है जो IT इंडस्ट्री इस वक्त प्रमोट हो रही है। हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं टैलेंट के हवाले से, लेकिन रिसोर्सेज आ रहा है हमारे कम है। रिसोर्सेज किसने देने हैं? स्टेट ने। स्टेट उल्टा रिसोर्सेज देने के बजाय उसको बंद कर देती है, और जो आपकी IT एक्सपोर्ट हो रही है, आपका ट्रस्ट शैटर हो गया। अच्छा। मैं ऐसे कितने सारे फ्रीलांसर जानता हूँ, और ये तो आम खबरें इस वक्त चल रही हैं कि उन्होंने ये देखते हैं कि जगह कौन सी, कहाँ से काम आ रहा है, कहाँ हम आउटसोर्स करें, पाकिस्तान। वो कहते हैं जी सॉरी। अच्छा। मतलब ये कहलाता है प्रॉब्लम। बच्चे मेहनत करें, अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, अपने आप को अपनी रेटिंग करें, और फिर जब वो पहुँचते हैं किसी के पास कि हमें काम दो, तो वहाँ पर वो इनकार कर देते हैं कि जी आप जिस जगह पर हैं वो सिक्योर नहीं है, वहाँ तो इंटरनेट ही नहीं चलता। हाँ। हमारा काम लेट होगा, अब हमें दे नहीं पाएंगे बर वक्त, क्योंकि इनकी आगे कमिटमेंट्स हैं। हाँ जी, क्योंकि एक ब्लॉकचेन की तरह काम चल रहा है ना, तो वो समझना पड़ेगा। एक चेन, एक सिस्टम है, वो सिस्टम ही आपका टूट गया तो आपकी फिर गवर्नमेंट कहाँ गई। अभी आप देखें कि किस चीज़ पे बस चलता है इनका ये बैठ के सोचते नहीं है। जैसे मैं आपको ये पॉइंट उठाऊं कि IT हमारी ख़राब हुई, इंडस्ट्री ख़राब हुई, और इसके साथ साथ मिस मुनीबा पिछले साल से अब 39% का हम प्लस में जा रहे हैं IT एक्सपोर्ट में। अच्छा, ठीक है। यानी 1 अरब और मेरे ख्याल है 25 करोड़ है पिछले इस साल का, और पिछले साल इससे थोड़ा कम था, वो करोड़ से नीचे ही था, और 39% इजाफा हुआ है। इधर से इजाफा होता है, उधर से चौक कर देते हैं। इसकी बात उठा के VPN पे डाल दी, उसकी बात उठा के उस पर डाल दी। असल पीछे मकसद कुछ और है। वो मकसद चूंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मॉनिटरिंग शायद कंट्रोल नहीं हो रही। देखिए चाइना ने भी तो लगाई है ना पाबंदियां, उनके पास भी हर चीज़ रजिस्टर्ड ही होती है। हाँ, लेकिन पीछे से ब्रॉडबैंड को वो प्रॉपर देते हैं। उन्होंने काशिफ साहब, उन्होंने अगर वो पाबंदियां लगा रहे हैं बाकी सारे ऐप्स पे, तो उन्होंने ऑल्टरनेट भी तो अपनी आवाम को दिया हुआ है ना। ऑल्टरनेट दिया हुआ है, फिर वो जाके वो बाकी चीज़ों पे, बाकी ऐप्स पे, बाकी इंटरनेट पे पाबंदियां लगा रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक सेटबैक है वो ये कि शायद अगर मैं दुरुस्त हूँ तो हम करते पहले सोचते बाद में, मतलब सोचें पहले और करें बाद में। बिल्कुल। तो ये पहले कर जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं ये क्या हो गया, कि नुकसान हुआ या फायदा हुआ। जी नुकसान किसका हो रहा? नौजवानों का, जिनको आप कह रहे हैं कि जी इनको क्या जरूरत है जॉब करने की। अगर नौजवानों का या हमारे कारोबारों का नुकसान हो रहा है तो उसके साथ साथ हमारी मैशत का भी तो नुकसान हो रहा है ना, हमारी इकोनॉमी भी तो नीचे गिर रही है ना। $25 बिलियन का हमारे पास टारगेट है, और ये हम अचीव कर सकते हैं। यकीन करें, हम बैठ के पूरा प्लान करते हैं कि हमारा IT सेक्टर जो प्राइवेट में है वो ई-कॉमर्स में इतना करेगा, फ्रीलांसिंग में इतना करेगा, डिजिटल मार्केटिंग में ये उनका रोल है। रोल तो 100% है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आगे से क्या है? आगे से है कि सब सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी 24 तारीख है, अब यकीन करें कि इसके ऊपर जितनी थरथलियां मची हुई हैं और लाहौर हिला पड़ा है। कल से मेरे ख्याल से जो है ना वो उसको कर दिया जाएगा, स्लो डाउन कर दिया जाएगा। स्लो डाउन की क्या जरूरत है? अब देखें ना, इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि प्लानिंग नहीं है। आपको पता नहीं है कि स्मोक ने आना है। पिछले साल भी आई थी, इस साल मैं आपको स्टैट दे रहा हूँ कि 39% आपका इजाफा हुआ है IT एक्सपोर्ट में। ये बहुत बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव, एक हमारे मुल्क के लिए खुशखबरी है। हाँ जी।
तो आपको पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। बिल्कुल। अगर हमें आरटी सेक्टर को पता है कि हम प्राइवेट पे बैठ के आपको स्टैट्स दे रहे हैं कि इस तरह हम इजाफा करते हैं, आप गवर्नमेंट में बैठ के, स्टेट में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप स्मोक आई पिछले साल भी थी, अब क्या प्लानिंग थी? कुछ भी नहीं। उसका इंतजार किया कि आने दो, फिर जो ही वो आए तो छापे मार दो, फिर क्या करो कि जी भट्टे बंद ना करवाओ और इंडिया पे इल्जाम लगा दो कि जी वहां से आ रहा होगा। मैं नहीं कह रहा नहीं आ रहा, लेकिन अपने मुल्क में तो देखें कि आप कर क्या रहे हैं। हम तो दुआओं पे चल रहे हैं, आपका मुल्क दुआओं पे चल रहा है, यकीन करें। और फिर ऑर्डर आता है लॉकडाउन कर दो। अगेन क्या लॉकडाउन इसका हल है? कर दो, तालीमी इदारे बंद कर जी, दें, क्या बच्चों के मुंह से धुएं निकलते हैं? क्या उनका आईनी हक नहीं है? आप ये देखें कि गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, 365 डेज में से वो कितने दिन छुट्टियां करते हैं, कितने दिन वो पढ़ते हैं, ठीक है? और फिर उसके अलावा कितनी छुट्टियां आती हैं? 100 तो वो हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप अनाउंस करें कि जी मौसम सरमा, मौसम बहारां अभी दोबारा से आ जानी है, विंटर वेकेशंस दोबारा से आ जानी है अभी, यानी कि बच्चों का 15-20 दिन इतना हर्ज हुआ है, ठीक है जी। बच्चों की एक टेम्पो टूट गया। बिल्कुल ऐसे वंस आपका टेम्पो इसी तरह इंटरनेट मामलात है, जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं उनका भी यही होता है कि जैसे ही आपका वो इंटरनेट स्लो डाउन होता है, आपका टेम्पो टूट जाता है। आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप पासपोर्ट ऑफिस में जाके लाइन देखें कितनी लगी हुई है। हम अपनी क्रीम को मिस कर रहे हैं, उनको बाहर से ऑफर आती हैं। कितने पेट्रोटिक होंगे आपके मुल्क में, कितने मुहब्बत वतन हो जाएंगे, वो कहेंगे यार हम कितनी मोहब्बत करें। हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क से मोहब्बत है। जब आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो फिर आप बाहर ही जाएंगे, आप बाहर चले जाते हैं। आप कहते हैं बाय बाय पाकिस्तान। अल्टीमेटली वहां जाके भी हमें ही अपना मुल्क याद आता है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन आपका इतना टैलेंट मुल्क से बाहर जा रहा है आईटी का, और उसका फायदा कौन उठा रहा है? बाहर वाले। आ गया ना दोबारा 13 नवंबर तक उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि वीपीएन्स जो लोग गैर रजिस्टर्ड हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो इसका फायदा क्या होगा अगर जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन यूज कर रहे हैं? जो उसका नुकसान तो उनको है जो यूजर्स भी हैं। और अगर वो ये कर लेंगे तो ज़ाहिर है वो बाईपास ही करेंगे ना। ठीक है। जब वो बाईपास करते हैं तो उसकी वजह से उसके फ़ायदे भी हैं, ये नहीं कि उसके नुकसान ही हैं, फ़ायदे भी हैं वीपीएन के। लेकिन बात यह है कि वीपीएन की नौबत आ क्यों रही है? आप जो आपकी जिम्मेदारी है आप वो पूरी करें। हम वीपीएन की तरफ भाग रहे हैं, हम कान को क्यों ना देखें? मैं कहूँ मेरा कान को ले गया। दूसरा मैंने कुछ देखा भी था, शायद आई डोंट नो कि वो सही खबर थी कि नहीं थी, सोशल मीडिया पे कि शायद वीपीएन यूज करना हराम भी करार दिया गया, फतवा भी कहीं लगाया गया था। लेकिन जी फतवे तो वो फिर ऐसी चीजें हैं तो फिर यूट्यूब पे तो आनी है ना। वो सब ने आके एक इशू बन जाता है तो उसको उठाते हैं लोग, ये भी गलत है। तो मैं कहता हूँ हराम ये है कि एक्सप्लॉइट ना करें, गुनाह ये है कि किसी को एक्सप्लॉइट ना करें। गुनाह ये है आप गुनाह ये है किसी का दिल ना तोड़ें, गुनाह ये है कि आप किसी का धोखा ना करें। तो वो हमने करना, ठीक है जी, हमने ये कह देना ये हराम। तो फिर ये बताएं काशिफ साहब के चले ये तो बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने अपना कारोबार बिजनेसेस करना होता है, वो अगर बड़ी कह लें कि उसमें जाके फेज़ में जाके वीपीएन यूज़ करें तो उनका डेटा जो है ना वो कह लें कि चोक हो सकता है, यहाँ पे डेटा लीक हो सकता है। जैसे किसी फ़र्ज़ करें कि अगर हमने ट्विटर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें वीपीएन लगाना पड़ता है, तो अगर हम अपने फ़ोन में वो इतने से यूजेज के लिए वीपीएन लगा रहे हैं तो क्या उसकी वजह से भी हमारा डेटा जो है वो चोक हो सकता है? हर चीज़ अलाउ मांगती है, ऐसी है ना। आपको एक ऐप लगाएं, वो कहेगा अलाउ दिस, अलाउ योर कैम, अलाउ उसको करें, माइक्रोफोन को अलाउ करें। उसका क्या मतलब है? कोई भी ऐप हो, मैं सिर्फ वीपीएन की बात नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ तो आपका डाटा चला गया, आपका मोबाइल उनके कंट्रोल में है, इसका स्पीकर उनके कंट्रोल में है, ठीक है जी। तो हम तो खुद दे रहे हैं ना। तो जितना आप मैं ऐसा बंदा भी एक जानता हूँ जो मोबाइल को बहुत मिनिमम यूज़ करता है आज के इतने इंपॉर्टेंट दौर में, सिर्फ इस इशू की वजह से, और निहायत पढ़ा लिखा बंदा है। वो कहता है मैं यूज़ इसलिए नहीं करता कि ये मसाइल है, तो मेरा डाटा क्यों जाए, मैं पर्सनल क्यों अपनी ज़िंदगी को क्यों करूँ ऐसे में। मतलब ये भी बहुत बड़े मसले हैं। तो हम वहाँ लिख देते हैं नॉट अलाउड, लेकिन उसके बावजूद भी होता है। तो अब मेरा मोबाइल फ़र्ज़ करें, मेरा डाटा जब मैंने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया तो मैंने उसको बीच में डाल दो, अब उससे रहम करम पे है, वो चाहे मेरा डाटा जहां मर्जी बेचे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। अब फर्ज करें एक तरफ व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का दावा है कि ये बहुत सिक्योर है, एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड है, ठीक है, वो है। जब उसमें कोई थोड़ा सा कुछ होता है वो उसको मिनट्स में घंटों में चेंज करते हैं, राइट। आप तो फिर भी उसको रीड नहीं कर सकते। बिल्कुल ट्रू। कितना कर लेंगे आप? डिकोड ही नहीं कर सकते आप। वो इतना आपसे आगे भाग रहे हैं कि वो आगे आगे हम उनके पीछे पीछे हैं जी। तो मेरे सवाल में जवाब है कि जब हम ये कर ही नहीं सकते, या इसके अंदर कभी हो गया कभी ना हुआ, मिसाल के तौर पे
तो क्या फ़ायदा ऐसे काम का कि जिसमें मैं बात करूँगा मुल्क पाकिस्तान की कि उसका नुकसान है। देखिए मेरा बहुत हार्ड बिलीव है, मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को, अपनी यूथ को और अपनी बच्चियों को। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बिलीव करता हूँ। वो बच्चियाँ जो घर बैठ के बेचारी काम कर रही हैं, हमने रास्ते रोक दिए, रोक दिए ना, वो घर से बाहर, उनको इजाज़त नहीं है, उनके रास्ते रुक गए। और इतना मसला है इस वक्त, आप यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसके ऊपर नज़र करें और इसका प्रॉपर एक निज़ाम बनाएं, सही अटेम्प्ट करें, ज़रूर करें। गवर्नमेंट के पास भी इख्तियारात हैं, लेकिन उन इख्तियारात को बैठ के पहले स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करें, डिस्कस करने की आदत डालें। ये आदत नहीं है हमारे मिजाज में, ये मिजाज चेंज करने पड़ेंगे। IT का मिजाज कुछ और है, वो हमसे दुनिया डिमांड कुछ और कर रही है, लेकिन हम चल रहे हैं अपने वही 70 साल की पुरानी सियासत पे। अब वो नहीं चलेगी, वो कितनी देर आप चला लेंगे, कितने साल और ऐसे जी लेंगे, तो नहीं होगा, नामुमकिन है। नामुमकिन है ये चीज़ जो है ना, अगर जब तक इसकी अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं की मुझे जाएगी, बहुत प्लानिंग तकलीफ है नहीं इस की बात जाएगी की इस चीज़ के हवाले से। यकीन करें मुझे फिक्र है अपने नौजवानों की। आज जब मैं आ रहा था मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही थी कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है, इसका नुकसान कितना होना है। उठा के VPN पे डाल दो, VPN क्या है, फायरवॉल क्या मतलब है, सारा हम मामला उठा के जो डाल रहे हैं। VPN पे डाल दिए कि उसकी वजह से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। मसले का हल चाहिए। मैं हूँ आवाज़ अपने यूथ की कि आप इंटरनेट सही रखें, लोग VPN ही नहीं यूज करेंगे जी। आप उसको करें, देखिए दुनिया कहाँ चली गई, चांद पे पहुंच गई, अभी भी हम इंटरनेट के सैटेलाइट पीछे का पड़े हुए दौर आने वाला है। आपकी एलन मस्क ने जो है वो क्या अनाउंसमेंट कर दी, आप वो देखें। और हम कहाँ बैठे हैं, हम तो पता नहीं कितने साल पुरानों की बातें करते हैं। 300-400 साल पहले UK जाएं, आप देखें उनकी जो अंडरग्राउंड चलती हैं ट्रेन्स, वो कितनी गहरी हैं, क्या उनके स्टेशन हैं नीचे, और हम एक मेट्रो बना के कहते हैं बहुत बड़ी बात की। क्या है ये, कहाँ हम घूम रहे हैं, हम तो 300-400 साल पीछे हैं दुनिया से। शायद दुनिया बहुत आगे चले, अगर यही हाल रहेगा तो फिर आप समझ लें कि आपकी क्रीम मुल्क की IT की चली गई। ऑलरेडी ब्रेन ड्रेन हो रहा है काशिफ साहब। कौन सी क्रीम, बहुत सी क्रीम चली गई है हमारी, ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा हो गया हुआ है हमारे यहाँ। मैं 1988 में पाकिस्तान आया हूँ बाहर से पढ़ के, अभी भी नहीं अपने मुल्क में भागना चाहता, मैंने हार नहीं मानी। लेकिन बात यह है कि शायद कब तक ये बात समझाते रहेंगे कि अपने मुल्क में रहो, अपने मुल्क में रहो, तो वो कहेंगे क्या करें, आप भूखे मर जाएं यहाँ पे। हाँ ठीक है जी। काशिफ इफ्तिखार साहब IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे हमारी इंटरनेट स्लो डाउन के हवाले से, क्योंकि कल बताया ये जा रहा है, ऐलान किया जाएगा, बल्कि ऐलान हो चुका है कि इंटरनेट की जो सर्विस है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा या स्लो डाउन कर दिया जाएगा। और ये जो इंटरनेट की बंदिश है, यहाँ पर VPN की बंदिश है, उसके ऊपर कह लें कि डेडलाइन दी गई है 30 नवंबर तक, जो गैर रजिस्टर्ड VPN है उनको रजिस्टर कराया जाए, वरना वो बंद कर दिए जाएंगे। तो उसकी वजह से हमारी मईशत को क्या नुकसान पहुँच रहा है, हमारे कारोबारों को और हमारे IT एक्सपर्ट्स को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है, उस पर बात की है। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।